हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जो कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका नया सिलेबस है, नई बुक है, आपकी नई बुक है। तो उसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगी और इस चैनल पे आपके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, मैथ्स का भी और साइंस का भी। तो आज के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आप चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और जो मैंने नोट्स लिखे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वो आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इसके अंदर लिखी हुई है। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और ये चैप्टर कराने के बाद इसका मैं आपको एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो बायोलॉजी का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है, मैं कलर रेड ले लेती हूँ, है ना। तो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सेल मतलब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सेल का मतलब, बट वो आपका प्राइमरी लेवल था। अब जो आपका साइंस है वो सेकेंडरी लेवल का है। तो मतलब ये है कि अब थोड़ा आप एडवांस लेवल की साइंस पढ़ोगे। तो सेल का मतलब अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक सा बताऊं कि आप सेल का मतलब क्या समझ सकते हो, तो देखो जैसे एक दीवार होती है ना, तो दीवार में बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं। वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर उनकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए जो सेल होता है उसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। तो आप बोलोगे, उसके जवाब में लिखोगे क्योंकि जो हमारा शरीर का संरचना है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट। और क्योंकि जो सेल होता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जो रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन होता है, वो सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जिससे कि एक जिंदगी चलती है। इसीलिए उसको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो ये तो एक मैं आपको एक ब्रीफ, एक छोटा सा ऐसे समझाने के लिए कह रही हूँ। तो वही आपका चैप्टर है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माई लाइफ, हमारी जो लाइफ है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि वेयर डिड लाइफ बिगिन, कि जो जिंदगी है, जो ये जीवन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि जो जिंदगी की शुरुआत है ना हमारी, वो कहीं ना कहीं पानी से हुई। पानी में उत्पत्ति हुई जिंदगी की, पानी से स्टार्ट हुआ हमारे एक लाइफ का। ठीक है, लेकिन वो पानी, वो समुद्र वाला पानी, वो ओशंस वाला पानी नहीं। वो कौन सा पानी? ऐसा पानी जो छोटे मोटे तालाब होते हैं, जहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होता रहता है, वहां पे जिंदगी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। देखो वही लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट वाइडली बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, कि लाइफ कहाँ हमारी ओरिजिनेट हुई थी? वाटर में। सम रिसर्चर्स थिंक, कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जो कि सोचते हैं लाइफ में हैज स्टार्टेड इन स्मॉल वाटर पूल्स, जो छोटे मोटे तालाब होते हैं, वाटर पूल्स, वहां पे जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जहाँ का जो एनवायरमेंट होता है वो चेंजिंग एनवायरमेंट होता है। ठीक है, फिर कह रहा है नॉट इन द ओशियंस, ओशियंस में नहीं हुई थी। हॉट स्प्रिंग्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट। अब सोचोगे हॉट स्प्रिंग्स क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। हॉट स्प्रिंग्स आर गुड एग्जाम्पल। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है ऐसी जगह जो कि बहुत गर्म है, धरती की वो जगह जहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। लद्दाख में तो ऐसी भी जगह है जहाँ पे क्या होता है, जो पानी का तापमान होता है वो बॉइलिंग पॉइंट तक होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगहों से क्या होती, लाइफ स्टार्ट हुई थी, लाइफ की उत्पत्ति हुई थी। देखो लिखा हुआ इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक तापमान पहुंच जाता है। इवन इन कोल्ड क्लाइमेट की, जब वहां पे ठंडक होती है, जब वहां पे बहुत ठंडा मौसम होता है, उस टाइम पे भी जो पानी का तापमान होता है वो इतना गर्म होता है कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, और साइंटिस्ट का यही मानना है कि ऐसे ही कंडीशंस रही होगी आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब धरती को उन्होंने कुछ ऐसा मानना है कि धरती आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो धरती कुछ ऐसी होगी कि बहुत गर्म माहौल होगा, बहुत गर्म गर्म पानी होगा, और वहीं पे कहीं लाइफ क्या हुई होगी, उत्पत्ति हुई होगी। क्योंकि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सेल के बारे में पढ़ने का मतलब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बना, कैसे लाइफ बनी,
तो इसलिए जो साइंटिस्ट है थोड़ी हिस्ट्री में पहुंच गए। जो आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है वो आपको हिस्ट्री में लेके गया कि किस तरीके से लाइफ की उत्पत्ति हुई थी, लाइफ कहाँ से शुरू हुई थी, लाइफ की बिगनिंग कहाँ से हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका एक फर्स्ट पेज पे एक टर्म है थर्मोफाइल्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो। तो थर्मोफाइल्स क्या है? अच्छा हाँ, जो मैं हॉट स्प्रिंग की बात कर रही थी ना, देखो कुछ उसका इस तरह का क्या होता है, इमेज होती है, यहाँ पे बहुत गर्म तापमान होता है। तो थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि यहाँ पे रहते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्टली हीट लिविंग बैक्टीरिया, मतलब उनको बहुत ही प्यार, उनको बहुत ही मोहब्बत होती है इस गर्मी से। वो इसी तापमान में क्या करते हैं? रहते हैं। और मोस्टली ये क्या होते हैं? मोस्टली आपके यूनिसेलुलर, यानी कि ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक ही सेल से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे शरीर में तो मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? ये सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर। और ऐसे जीव जिनको बहुत गर्मी पसंद है, वो हीट प्रेमी है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि यहाँ रहते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको दो टर्म समझ में आया होगा, एक तो हिस्ट्री की बात, ठीक है, एक हॉट स्प्रिंग की बात, और एक ये थर्मोफाइल्स की बात। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द सेल, कि सेल बेसिकली क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर आप समझो तो जो सेल है उसका मतलब है कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों है मैंने आपको बताया था, फिर मैं बताती हूँ। हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर, हमारा आँख नाक कान पूरा शरीर, सिर्फ हमारा ही नहीं, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे सब है, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे लाखों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्योंकि जो सेल होता है वो सभी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसीलिए उसे कहते हैं हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो लिखा हुआ है द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। ऑब्वियसली साइंस है तो साइंस में तो डिस्कवरी होती है, खोज होती है। तो डिस्कवरी सबसे पहले किसने सेल की खोज की थी? किसको पता चला था कि जो हमारी बॉडी, अब देखो ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो हमको यहाँ पे कोई सेल नहीं दिख रहा ना, क्योंकि सेल बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको हमारी नंगी आंखों दिखाई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब किसी ने इसको ढूंढा होगा। तो कैसे ढूंढा, किसने ढूंढा, कैसे उनको वो चीज दिखाई पड़ी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉक, जो लकड़ी की छाल थी, बार्क ऑफ ट्री है ना, तो उसको थिन स्लाइस लिया और उस पर ऑब्जर्व किया। उन्होंने खुद का डिजाइन किया, माइक्रोस्कोप यूज किया था, मतलब सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने लकड़ी की छाल ली थी, बार्क ऑफ द ट्री लिया था, पतली स्लाइस दी थी, खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, और उसकी हेल्प से उन्होंने देखा था कि एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा उनको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा उनको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है उनको, रूम जैसा लग रहा है। तो लैटिन भाषा में रूम को हम कहते हैं सेल। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो जब हम इस स्लाइस को, लकड़ी की छाल को देख रहे हैं, तो छोटे छोटे कमरे जैसी मुझे एक स्ट्रक्चर, एक आकृति दिखाई दे रही है। तो लैटिन भाषा में रूम को क्योंकि सेल कहते हैं, इसीलिए रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। तो आपको बाद में समझ में आई, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा था तो वो लिविंग सेल नहीं था, वो डेड सेल था। तो फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में करी थी। कैसे करी थी? खुद के डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप से करी थी। कैसा स्ट्रक्चर दिखा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, जो कि रूम जैसा लग रहा था। और रूम को लैटिन भाषा में सेल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेल पड़ा। बट ये लिविंग नहीं था, ये डेड था। फिर उसके बाद से क्या हुआ? कुछ सालों बाद लियोन हुक ने 1674 में डिस्कवरी करी किसकी? सेल की। बट अब की बार जो डिस्कवरी थी वो किसकी थी? लिविंग सेल्स की थी। तो जो आपके डेड सेल की डिस्कवरी है वो आपके रॉबर्ट हुक ने करी थी। और जो लियोन हुक साहब थे, वो 1674 में उन्होंने डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर यूजिंग एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली ये जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल रॉबर्ट हुक ने करा था,
वो सेम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया था, थोड़ा एडवांस लेवल का क्या इस्तेमाल किया था, माइक्रोस्कोप का यूज किया था। तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकती है। मैं थोड़ा साइड आ जाती हूँ, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और जब आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन पूछता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिफरेंस बिटवीन हमेशा पार्टीशन करके इधर एक पॉइंट और इधर एक पॉइंट लिखा करो। जो पैराग्राफ राइटिंग करते हो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो हमेशा कोशिश किया करो कि आप लाइन डालकर ही डिफरेंस बिटवीन लिखा करो। तो अब डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच में, कि जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो टाइप्स हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब एक, यानी ऐसे जीव जंतु जो कि सिर्फ एक और एक ही कोशिका, एक सेल से बने हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और जिसमें बहुत सारे, एक से ज्यादा सेल्स है, उन्हें क्या कहते हैं, हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब देखो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शंस। की जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं और सारे फंक्शंस को वो अकेले ही परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली एक ही सेल है, तो जब उनके पास एक ही सेल है तो चाहे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सब चीजें वो एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास तो एक ही सेल है, तो ऑब्वियसली वो कर भी कह सकते हैं। और वही कह रहा है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास मल्टीपल सेल्स होता है और हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो हम अपना हर काम अलग अलग सेल, टिश्यू, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी टिश्यू होने वाला है, तो हम उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एग्जांपल उसका अमीबा, अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे उसके साइटोप्लाज्म मतलब एक तरल पदार्थ, लिक्विड। अभी ये भी हम पढ़ेंगे, जो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो ये बाहर की लेयर होती है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपका अमीबा भी ऐसा होता है। तो अमीबा के पास एक ही सेल होता है और सारे काम वो अपनी एक ही सेल से करता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। और इसका बॉडी बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियसली एक ही सेल है तो कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है। बट इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर में क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल ह्यूमंस, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जो एक जिंदगी होती है बहुत ही छोटी होती है, एक ही सेल है। आप सोचो एक मच्छर की जिंदगी कितनी छोटी होती है, जबकि वो यूनिसेलुलर तो नहीं होता। तो ऐसा जीव जो कि सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, उसकी जिंदगी कितनी छोटी होती होगी, तो इसका लाइफ स्पैन बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। बट इनका लाइफ स्पैन उतना जनरली छोटा नहीं होता, हम लंबे समय तक जीते हैं। हमारे एक सेल के मर जाने से क्या हम मर जाएंगे, क्या बिल्कुल नहीं मरेंगे। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि रिप्रोडक्शन प्राइमरली एसेक्सुअल, और इनमें जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो नॉर्मली एसेक्सुअल मेथड यूज करते हैं। एसेक्सुअल मेथड मतलब कि जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। और सेक्सुअल मेथड मतलब होता है जिसमें एक कपल होते हैं, मतलब एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, बडिंग पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा हाइड्रा में, अमीबा में, इन सब में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। तो जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ ऐसे छोटा सा समझने के लिए, कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे। जिस मान लेते हैं ये अमीबा है, तो ये अमीबा कैसे करता है रिप्रोडक्शन। अमीबा क्या होता है, ग्रो करता है, एक हद तक वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद क्या होता है, वो अपने आप को दो हिस्सों में अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करता है। बट क्या हम इस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि इनमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो नॉर्मली एसेक्सुअल होता है, और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। आप इस स्लाइड का भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हाउ टू स्टडी सेल। अब देखो हाउ टू स्टडी सेल इसलिए ये टॉपिक है क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, एक मिनट,
मैंने आपको भी बताया कि जो सेल है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हमें आपको अपनी नंगी आँखों से दिखाई देता है। तो जब इतना छोटा सेल है, तो इसके बारे में लोगों ने कैसे पढ़ा, कैसे देखा, मतलब सेल को हम स्टडी कैसे करें, कैसे कर सकते हैं स्टडी, उन्होंने कैसे किया स्टडी, तो वो हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सेल्स आर टू स्मॉल। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो मैंने हाईलाइट किया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। जो लास्ट क्लास में एनसीईआरटी थी, मतलब लास्ट 9th में का जो सिलेबस था उसमें ये नहीं था, तो ये नया ऐड है, तो अब ध्यान से पढ़ना। तो कह रहा है कि सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई, कि सेल इतने छोटे होते हैं कि हमारी नंगी आंखों से देखना उनको लगभग नामुमकिन होता है, लगभग क्या नामुमकिन ही होता है। ठीक है, अब कह रहा है द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि आंखों की हमारी एक हद होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप रोड पे खड़े हो, बहुत दूर से ना एक गाड़ी आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है, ठीक है, तो उसकी 2 हेडलाइट होती हैं, बट वो बहुत दूर है, तो उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चलता कि ये 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है। फिर वो हमारे पास आती है, तब हमें लगता है अच्छा अच्छा ये तो हमारी क्या है, ये तो 4 व्हीलर है। वरना कभी कभी क्या लगता है कि जो 2 हेडलाइट है, जब दूर से हम गाड़ी देखते हैं तो हमको वो धुंधली दिखती है, और हमको वो 2 हेडलाइट अलग अलग नहीं, वो हमको एक ही हेडलाइट दिखती है। और जब हमारे नजदीक आती है तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये गाड़ी जो थी वो एक्चुअल में 4 व्हीलर नहीं थी, वो एक्चुअल में 2 व्हीलर है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हमें दूर से लगे कि 4 व्हीलर है, बट नजदीक आने पता चलता है कि नहीं, वो 4 व्हीलर नहीं थी, एक्चुअल में क्या थी, 2 व्हीलर थी। तो ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है, आंखों की एक हद होती है, आंखों की एक हद है। जैसे मान लो कि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, और अगर इन दोनों पॉइंट की जो बीच की दूरी है वो 0.1 mm है, तब तो ठीक है। बट दोनों पॉइंट के बीच दूरी अगर 0.1 mm से कम है, तो हमको ये 2 पॉइंट नहीं, हमको ये 2.1 पॉइंट लगने लगते हैं। मतलब हमारी आंखों की इतनी हद है, जो लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई इज 0.1 mm, जिसका मतलब है कि हमारी जो आंखों की हद है वो है 0.1 mm। अगर 2 पॉइंट के बीच की दूरी 0.1 mm से कम होती है तो हमको ये 2 पॉइंट नहीं दिखते, हमको ये 2.1 पॉइंट दिखने लगते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की इतनी ही क्या होती है, हद होती है, और इसे क्या कहते हैं, हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। तो आप खुद सोचो, हमारी आंखों की इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम इतनी, मतलब अगर किसी 2 पॉइंट के बीच की दूरी 0.1 mm से कम है तो हम उसको 2 डिफरेंशिएट, हम सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारी आंखों की इतनी कम क्षमता है। तो सोचो हम सेल को कैसे देख सकते हैं। इसीलिए सेल को देखने के लिए क्या बनाया गया था, माइक्रोस्कोप। मतलब सेल को देखने नहीं, मतलब सेल को किसकी हेल्प से देखा गया था, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया था, क्योंकि हमारी आंखों से उनको देखना इम्पॉसिबल होता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यही है कि ह्यूमन आई की जो एक हद है वो है 0.1 mm। अगर 2 पॉइंट के बीच की दूरी 0.1 mm से कम होगी तो हमारी आंखें उसको 2 नहीं कंसिडर करेंगी, हमारी आंखें उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगी, और हमारी आंखें उसको एक समझेंगी। तो ये होता है आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के प्रकार। ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रकार है वो आपका है लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि आप देखो ये डायग्राम है, ये आपके स्कूल वगैरह में भी, आपको स्कूल के लैब वगैरह में भी आपको दिखता होगा। ठीक है, ये है लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, कह रहा है कि ये यूज विजिबल लाइट, ये लाइट को यूज करके हमको चीजों को दिखाने में हेल्प करता है। ये स्कूल्स लैब वगैरह में यूज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस 10x 40x एंड आईपीस की हेल्प से हम चीजों को इसके अंदर रखकर देखते हैं। ये नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा एडवांस होता है, बहुत पावरफुल होता है, और ये इस्तेमाल यूज करता है लाइट की हेल्प से चीजें दिखाता है। ये लाइट की हेल्प से नहीं दिखाता, uses a beam of electrons instead of light। ये beam of electron का यूज करता है लाइट की जगह पे, और हमको सेल का स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं ना सेल के अंदर, आप सोचो कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इतना लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, लिक्विड इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइबोसोम्स होता है, ठीक है, लाइसोसोम्स होता है,
कई सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। तो जो ये लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये सेल को तो देखेगा ही देखेगा, न्यूक्लियस को तो देखेगा, लेकिन सोचो सेल इतना छोटा, तो इसके अंदर के ऑर्गेनल्स कितने छोटे होते होंगे, उनको भी क्या कर लेता है, आसानी से देख लेता है, इतना ज्यादा हाई पावरफुल होता है ये। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप उसको स्टार मार्क कर लो। अब पढ़ते हैं हम सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारे सेल का एक स्ट्रक्चर है, बीच में होता है न्यूक्लियस जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे होता है बहुत सारा लिक्विड तरल पदार्थ जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेंटर वाले कहते हैं न्यूक्लियस, एक सेकेंड साफ साफ लिखती हूँ, और इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये आउटर लेयर है, जो बाहरी परत है, इस बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझना। कह रहे हैं कि द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। कह रहा है कि ये बहुत ही पतली सी क्या होती है, एक बाउंड्री होती है जो कि आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से और सराउंड करती है, यानी कि आपकी सेल को बाहर से घेर कर रखती है एक तरीके से, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल, कि मान लो कि एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो इन दोनों सेल के जो आपस के लिक्विड हैं, जो चीजें हैं, वो आपस में मिक्स ना हो जाए, तो सेपरेट करने का भी काम करती है और प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर आप कह सकते हो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब जो मेन सवाल पूछा जाता है इसमें से वो ये पूछा जाता है कि इसको हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। अब सोचोगे सिलेक्टिवली परमिएबल ये क्या है, ये आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है, मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल का कि जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर या बाहर जाने की अनुमति देता है, परमिशन देता है। जैसे आपके घर का, आप मान लो आप घर में रहते हो, आपके घर में गेट होता है, तो गेट होता है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, सिर्फ जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, उनको ही तो आप अंदर आने की परमिशन दोगे। आप हर किसी को तो नहीं बोल सकते हाँ अंदर चले आओ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरह से आपका प्रोटेक्शन कर रहा है। जो आपके सेल है, सेल की बाहरी परत को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, और ये आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब है ये सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही परमिशन देता है कि वो सेल के अंदर आ सकते हैं या फिर सेल से बाहर जा सकते हैं, इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा आपसे कि बताओ जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि सिर्फ ये सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर या बाहर जाने की परमिशन देता है, इसलिए जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है इज सिलेक्टिवली परमिएबल अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। ये कुछ को ही अंदर जाने की परमिशन, अंदर या बाहर जाने की परमिशन देता है, बाकी चीजों क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाऊंगी। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, इसके पहले मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ। तब देखो ये जो मॉडल है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब हम इसको क्यों कहते हैं, हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते क्यों हैं, अभी मैं आपको समझाती हूँ। आप तब तक क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत मतलब एकदम आराम समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब जो कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो है, जो मतलब जो आपके सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है
उसका नाम दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्यों कहा जाता है, ये जब टॉपिक खत्म होगा ना ये वाला टॉपिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। बता रही हूँ कि मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स, कि जो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतला होता है। कितना पतला होता है, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर जितना पतला होता है, मतलब पतला या फिर थिक होता है। कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स। फैट्स को हम क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं। तो ये किसका बना होता है, लिपिड्स का बना होता है। तो क्या लिखा है, फैट्स और प्रोटीन का बना होता है, यानी ये फैट का और प्रोटीन का बना होता है। अब आप इसका मॉडल देखो, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। आप इसको ना एक तरीके से सैंडविच मान लो, ठीक है। जो ऊपर का दो लेयर जो है, इसको आप मान लो कि जो 2 लेयर है आपकी, ये दोनों ब्रेड की एक परत है। आप इसको इस तरीके से समझोगे, आपको समझ में आएगा। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इट हैज अ लिपिड बाई लेयर। लिपिड का मतलब होता है फैट, मैंने आपको बताया। बाई लेयर का मतलब होता है 2 लेयर, यानी एक ये वाली जो ऊपर की लेयर और एक ये वाली लेयर। मैं इसको इरेज करती हूँ, एक सेकेंड। देखो आपको एक ये लेयर दिख रही होगी और एक ये लेयर दिख रही होगी। यही 2 लेयर आपकी क्या है, लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर है। 2 layers of the fat molecules with water attracting heads pointing towards। अब देखो जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का है। देखो ऐसा है और नीचे टेल है, और यहाँ भी ऐसा है। मतलब यहाँ से भी टेल गई होगी ऐसे ऊपर, जगह की कमी से मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक। कुछ इस प्रकार क्या है इसका स्ट्रक्चर है। जो ऊपर की जो लेयर है ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, और कह रहा है कि जो इसका हेड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्टेड है, और जो टेल है वो पीछे की तरफ है। तो लिखा हुआ है कि हेड पॉइंटिंग आउटवर्ड, कि जो हेड है वो आउटवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स पॉइंटिंग इनवर्ड। और जो ये टेल्स हैं ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है और ये इनवर्ड की तरफ है, ठीक है। तो ये आपका हेड है, हेड किधर है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है इसलिए बाहर साइड पर है, और जो टेल है ये वाटर से अट्रैक्ट नहीं करता इसीलिए नीचे साइड से है। फिर से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो दो लेयर है आपको, एक लेयर ऊपर दिख रही है, एक लेयर नीचे दिख रही है। ये लिपिड यानी कि एक फैट की लेयर है। 2 लेयर, जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम हेड कहते हैं। हेड का तरफ बाहर साइड है क्योंकि वाटर से अट्रैक्ट होता है, और जो नीचे की जो पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये नीचे की तरफ है क्योंकि ये वाटर से अट्रैक्ट नहीं करती है। अभी तक की ये लाइन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि इट हैज लिपिड बाइलेयर। लिपिड की 2 लेयर है, 2 लेयर्स ऑफ फैट, फैट की 2 लेयर है, विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, कि जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट करता है हेड वो आउटवर्ड की तरफ पॉइंट है, एंड वाटर रिपेलिंग, जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं करता रिपेल करता है वो टेल्स कहाँ है, पॉइंटिंग इनवर्ड्स। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दिस, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन इसके अंदर देखो आपको दिख रहा होगा वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जो आपका ये है ये आपके क्या है, प्रोटीन्स है। बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स इनके अंदर क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि धसे हुए हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से कह रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन देम, कि कई प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो इनमें धसे हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दिस बाइलेयर एंड एक्ट लाइक अ गेट कीपर, और गेट कीपर का काम कर रहे हैं। आपके एग्जाम में पूछे कि बताओ गेट कीपर काम कौन करता है, तो बोलिए प्रोटीन जो इसमें इन लेयर्स में एम्बेडेड हैं वो आपके गेट कीपर का काम कर रहे हैं। गेट कीपर काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले उसमें बताया था स्लाइड में, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर या बाहर जाने की परमिशन देता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो आपका प्रोटीन है वो गेट कीपर की तरफ काम कर रहा है, कि सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने या फिर अंदर से बाहर आने की परमिशन देगा, सबको नहीं करेगा। एक तरह से चौकीदारी कर रहा है, वॉचमैन है, ठीक है। कंट्रोलिंग व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट, कि क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, इसको वो क्या कर रहा है, कंट्रोल
कंट्रोल कर रहा है। आप देखो मैंने एक एक लाइन का मतलब बताया है, आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत ही आसान भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बिना कॉम्प्लेक्स करे, बिना आपको डराए धमकाए क्या कर सकूँ, समझा सकूँ। तो ठीक है, तो प्रोटीन जो लिपिड की दो लेयर है, एक सैंडविच की जैसी, और उसके अंदर क्या कह रहा है कि जो अट्रैक्ट होता है पानी से वो हेड बाहर की तरफ है, और जो इसकी पूंछ है, टेल, वो पानी से अट्रैक्ट नहीं करती है, वो नीचे की तरफ है। और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर धंसे हुए हैं, जो कि गेट कीपर का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को अंदर आने और बाहर जाने की परमिशन देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ। अब इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते क्यों है, रीजन क्या है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं कि फ्लूइड, देखो कह रहा है कि द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप्स एंड रोटेट, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो क्योंकि मूव कर सकते हैं इसलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड, क्योंकि मूव कर सकते हैं इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, फ्लूइड। और मोज़ेक का मतलब क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक। कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है, देखो जैसे मान लो ये लेयर है, इनमें किस प्रकार से प्रोटीन्स अरेंज हो रखा है ना, किस प्रकार से बाकी के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रखे हैं। तो एक डिजाइन बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। जैसे हम फर्श बनाते हैं ना, टाइल पे बनाते हैं पैटर्न, डिजाइन बनाते हैं, तो वैसे क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, डिजाइन बन रहा है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, मोज़ेक कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बहुत आसान से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार मार्क करना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, ले लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब जो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब मैं आपको बताऊं, देखो अब मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को अंदर या बाहर आने की परमिशन देता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जो सेल है, सेल के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर, मतलब आ जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल्स का, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर चाहे वो गैस हो, उसका बाहर से अंदर जाना, फिर अंदर से बाहर जाना, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे डिफ्यूजन के बारे में ज्यादा पता है और आपको डिफ्यूजन के बारे में कम पता है। तो मैं क्या हो गई, हायर कंसंट्रेशन, आप क्या हो गए, लोअर कंसंट्रेशन। तो कोई चीज भी फ्लो कैसे करती है, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा लूंगी डिफ्यूजन, तो फिर आप भी किसी और को पढ़ा सकते हो। तो क्योंकि आपके पास डिफ्यूजन की नॉलेज ज्यादा है, यानी आप क्या हो गए, हायर कंसंट्रेशन, और जिसको आप बताओगे उसे क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ये प्रकृति का नेचर है, कोई भी चीज फ्लो कैसे करती है, जहां पे कोई चीज ज्यादा होती है वहां से वो चीज वहां पर जाती है जहां पे कोई चीज कम होती है। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि अब जैसे मान लो कि जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, लेकिन सॉलिड में स्पीड सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है। आप देखो परफ्यूम की खुशबू जो होती है, परफ्यूम मान लो किसी नेक्स्ट रूम में क्या लगाया, परफ्यूम लगाया और बाहर आया, जैसे ही बाहर आता है मुझे तुरंत क्या आती है, परफ्यूम की खुशबू आती है। तो परफ्यूम की खुशबू मेरे तक कैसे आई, डिफ्यूजन के जरिए आई। अब जैसे मान लो कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी तो सांस लेते हैं ना, लेकिन प्लांट के पास नाक तो होती नहीं है। जो अमीबा है वो भी सांस लेता है, बट अमीबा के पास भी नाक नहीं होती है। जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म जो होता है, जो केचुआ होता है, वो अपने स्किन के माध्यम से क्या लेता है, सांस लेता है। तो ये जो लोग सांस ले रहे हैं इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी तरह नहीं है, लेकिन लोग सांस ले रहे हैं, प्लांट सांस ले रहा है ना। तो ये सांस कैसे लेते हैं, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से सांस लेते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। कि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन, अमीबा के अंदर ऑक्सीजन कम है, लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन अमीबा के अंदर लोअर कंसंट्रेशन में आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं, कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो,
तीनों का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं है, बट होता है। अब देखो, आप लोग तो व्हाइट बोर्ड के ज़माने के, स्मार्ट बोर्ड के ज़माने के हो, बट कभी ना कभी देखा होगा कि इस ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो जब ब्लैक बोर्ड होता है तो गर्मियों की छुट्टियों से पहले डेट वेट कुछ भी डाल दो उसके ऊपर, और 2 महीने बाद आकर जब उसको इरेज करोगे ना, तो वो इरेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो चौक होता है ना, चौक सॉलिड है, बोर्ड भी क्या है, सॉलिड है, तो जो चौक है उसकी जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही अच्छे से डिफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमको गीला कपड़ा करके रगड़ रगड़ क्या करना पड़ता था, उसको इरेज करना पड़ता था, मिटाना पड़ता था, जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तब। तो वही कह रहा है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको डिफ्यूजन समझ में आया होगा। बट अगर मान लो कहीं आपको डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूंगी और ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन। अब है जैसे अगरबत्ती खुशबू वगैरह आना, है ना, जैसे गर्म खाने खुशबू हम तक पहुँच जाती है, बट ठंडे खाने खुशबू उतनी तेज नहीं पहुंचती है, क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है वो हॉट टेम्परेचर में तेज होता है, फास्ट होता है, और अगर टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन उतना फास्ट नहीं होता है। तो ये चीजें क्या है, डिफ्यूजन है। अब क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे एक हमारा प्लांट है, ठीक है, एक हमारा क्या है, प्लांट है, एक फ्लावर है, कुछ मान लो, ठीक है। अब इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, तो हमने मान लो अपने पॉट में पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो ये जो ये जड़ें हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करती हैं? तो इनके पास मुंह तो है नहीं कि इनको आप दे दो कि बॉटल, ये लो लो पानी पी लो, तो वो क्या पी लेंगे, पानी पी लेंगे, ऐसे तो पीते नहीं है। तो ऑस्मोसिस के प्रक्रिया से वो क्या पीते हैं, मतलब क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब देखो ये कैसे होता है ऑस्मोसिस में, ये ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के साथ हम करते हैं। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन में तो तीनों था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लिक्विड होता है। ये भी सेम वैसे ही कि लिक्विड जहाँ पे ज्यादा होगा वहां से वहां पे मूव करेगा जहाँ पे लिक्विड कम होगा, यानी फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। लिखा हुआ है ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर वाटर्स मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आपको एक चीज समझाती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में जरूर 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 आएगा। अब देखो क्या है, बहुत गर्मी है भाई। अब देखो इसको मैं समझाती हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इतने कंफ्यूज होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ और देखना, ये मेरी वीडियो देखोगे ना उसके बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी ये क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, आपको 3 चीज दिख रहा होगा, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है वो आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, आइसो का मतलब होता है बराबर, और हाइपो का मतलब होता है कम। अब देखो आपको एक चीज समझनी है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन 2 चीजों के मिक्सचर से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो चीज डालते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिस चीज में डालते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि मान लो जो सॉलिड होता है, जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होता है। जैसे मान लो कि मैंने नमक लिया, तो नमक हम डालते हैं, ठीक है, तो नमक हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट, यानी कि वो सॉलिड है। और हमने नमक को किस में डाला, पानी में, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, जो कि क्या होता है, लिक्विड। बात समझ में आई। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड, जैसे कि आप नमक ले लो, NaCl, NaCl को हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये नमक होता है, देश का नमक, टाटा नमक। अब सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड, आप ले लो वाटर, H2O। अब देखो 3 केस हो सकता है, कितने केस हो सकते हैं, 3 केस। 3 केस कैसा हो सकता है, पहला केस ये कंसंट्रेशन जो आपका है वो ज्यादा हो गया, यानी कि जो अपना सॉल्यूट था वो ज्यादा था और जो आपका पानी था वो कम हो गया, यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो गाढ़ा हो गया। गाढ़ा कब होगा, जब सॉल्यूट क्या होगा, आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें बहुत सारा सॉल्यूट डाल दिया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, यानी पानी कम और सॉल्यूट क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था, जिसके कारण से कंसंट्रेशन बहुत ही गाढ़ा हो गया। दूसरा केस कि कंसंट्रेशन उतना गाढ़ा नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट आपका
आपका कम है और पानी क्या है आपका ज्यादा है। और तीसरा केस क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर है, यानी ना गाढ़ा है ना ही बहुत ज्यादा पतला है। ठीक है, तो ये 3 केस होता है। अब देखो कि ये आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है। आप समझो कि आरबीसी इसको 3 बीकर में डाल दिया। एक पहला बीकर जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आप इसको बीकर मान लो, ठीक है, कि एक डाल रखा है एक पहला बीकर, दूसरा बीकर और तीसरा बीकर, तीनों क्या डाल रखा है, तीनों में आरबीसी डाल रखा है। अब देखो आप कि इसमें जो आरबीसी की जो सेल्स है वो सिकुड़ सी गई है, एकदम कैसे हो गई है, सिकुड़ सी गई है। इसमें आप देखो, इस बार देखो तो ना सिकुड़ी हुई है ना फूली हुई है, एकदम नॉर्मल बराबर ही है। और आप इसमें देखो तो फूल फूल के क्या हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन, पहली कंडीशन सिकुड़ गई, दूसरी कंडीशन में कुछ भी नहीं हुआ और तीसरी कंडीशन में क्या हो गई, बहुत ज्यादा फूल गई। तो ये 3 कंडीशन है कि आपके एग्जाम में पूछता है, ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड टॉपिक ही है। आपके एग्जाम पूछता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। पहला टाइप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा टाइप आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है और तीसरा टाइप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब इन सॉल्यूशन में होता क्या है, अब देखो मेरी बात, मान लेते हैं जो पहला टाइप है उसमें क्या है कि जो ये पानी है ना, जो पानी है वो इस आरबीसी के अंदर पानी क्या था, ज्यादा था। ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी सेल के अंदर पानी आपका क्या है, ज्यादा। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज फ्लो कैसे करती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी बाहर जो पानी है वो कम है और सेल के अंदर पानी जो क्या है, ज्यादा है। तो सेल से पानी, ये जो आपका सेल बना हुआ है, सेल से पानी कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो जब सेल के अंदर से पानी बाहर चला गया तो ये सिकुड़ गया, ये क्या हो गया, ये सिकुड़ गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। देखो कितना आसान है, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करती हूँ एक बार और, कि देखो इसमें क्या है, जो आपका सेल है देखो वो सिकुड़ गया है, सेल सिकुड़ गया है। क्यों सिकुड़ गया है सेल, इसका नाम है हाइपरटोनिक। आप ध्यान रखना, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि सेल के अंदर पानी क्या है, ज्यादा है। अब सेल के अंदर क्योंकि पानी ज्यादा है तो होता क्या है, कि पानी फ्लो कैसे करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर से पानी कहाँ चला गया, बाहर चला गया। और क्योंकि सेल के अंदर से पानी बाहर चला गया तो सेल सिकुड़ सा गया। जैसे अंगूर को रख दो धूप में छत पे, तो फिर वो शाम तक सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का पानी क्या हो गया, बाहर चला गया और सेल आपका क्या हो गया, जो अंगूर है वापस सिकुड़ गया। तो ये आपका है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपको समझ में आया। अब दूसरा केस आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब बराबर, आइसो मतलब क्या होता है, बराबर, यानी जितना पानी सेल में है उतना ही पानी बाहर के बीकर में भी है। तो चीजें कैसे मूव करती हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब दोनों जगह कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर होने से ना अंदर का पानी बाहर आएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा। ठीक, कुछ ऐसा है ना, अंदर से ना बाहर कोई जा सके, ऐसा समथिंग कुछ है। तो ये क्या है, ये इसमें क्या हो रहा है कि मूव ही नहीं हो पाया। तो जैसा सेल पहले था वैसा ही सेल अभी भी है, कोई भी चेंज इसके अंदर आपको देखने को ना मिला, ना ही ये सिकुड़ा ना ही ये फूला। अब ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, देखो हाइपो का मतलब होता है कम, यानी सेल के अंदर जो पानी है वो है कम। और क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है इसीलिए चीजें कैसे मूव करती हैं, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो बीकर में पानी ज्यादा है और सेल में पानी कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आ गया, सेल के अंदर, और सेल स्वेल कर गया, यानी कि फूल गया। श्रिंक को हम सिकुड़ने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, श्रिंक बोलते हैं, और फूलने को क्या बोलते हैं, हम स्वेल बोलते हैं। तो इसमें आपका जो आरबीसी दिख रहा है वो कैसा हो गया है, स्वेल हो गया है, फूल गया है। बताओ, सही से बताना समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया ना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। अब देखो वही चीज लिखी हुई है कि वाटर लीव सेल, अगर जो पानी है वो सेल को छोड़ देगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, जो कि पहली कंडीशन में कर गया। दूसरी कंडीशन में सेल स्टेज द सेम, सेल पहले जैसा ही रहा, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या था, बराबर था, अंदर भी सेम था पानी की क्वांटिटी और बाहर भी सेम था, तो नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं हुआ। वाटर एंटर सेल, तीसरे कंडीशन में क्या हुआ कि वाटर एंटर कर गया सेल के अंदर और सेल आपका स्वेल कर गया। तो ये एक कहानी है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। ये कोई भी पार्टिकल्स होता है वो मूव कैसे करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो ना अंदर से कोई बाहर आएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा। ठीक है, आप पढ़ते आगे।
आगे पढ़ते हैं हम सेल वॉल, कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल ये होता, जैसे हमने पढ़ा था कि एक सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, और जो ये बाहर की लेयर है ये आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर ये कह लो तो सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, जो हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हमारे प्लांट्स के पास एक और लेयर होता है, ये मैंने पहले किसे लिखा था, हमारे प्लांट्स के पास एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्योंकि प्लांट्स अपने आप को उतना, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स ठंड में कपड़े नहीं चेंज कर सकते, गर्मी के हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकते, अपने आप को बारिश से बचा नहीं सकते, तो प्लांट्स में इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, प्लांट्स इतना कुछ नहीं कर सकता, तो प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की क्या होती है, जरूरत होती है। इसीलिए प्लांट्स के पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि होती है सेल वॉल। सेल वॉल हम इंसानों में नहीं होती है, हम इंसानों का जो सेल होता है उसमें लास्ट लेयर हमारी ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ और सिर्फ किसे प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ये इंसानों में प्रेजेंट, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, दो लिखा हुआ है द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स प्लांट्स कैन नॉट मूव, कि जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, चेंज करना पड़ेगा, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक्स्ट्रा रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है ठोस, मतलब ठोसपन चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। दैट इज वाई प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल लेयर, इसीलिए प्लांट से बस एक एडिशनल लेयर होती है आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन की, जिसको क्या कहते हैं हम, सेल वॉल कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड आपका ये है सेल का इंटीरियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन सबसे पहले आपका था सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको समझाया कि बाहर की बाउंड्री होती है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, क्योंकि सिर्फ सिलेक्टेड चीजों के अंदर या बाहर जाने की परमिशन देती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म, जो बीच का लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म लिक्विड है, और बाहर की लेयर आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेंटर का पार्ट क्या है आपका, न्यूक्लियस है, जो कि द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल में, और इस पे मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियोइड रीजन। जब हम डायग्राम देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो अभी कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, लेकिन न्यूक्लियस वेल डिफाइंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलता है। वहीं हम अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो हमको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमको अच्छी तरीके से डिफाइन मिलता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, यानी कि न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, तो प्रॉपर हमको इसमें दिखाई देता है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक साइज में बहुत छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। भाई अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो 10 to 100 माइक्रोमीटर का साइज का हो सकता है। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करें, आप सोचोगे ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, तो सेल में जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं तो उनके आउटर पे मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये ऐसा मेम्ब्रेन इसलिए होता है ताकि कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह हो तो आपस में मिक्स ना हो जाए, आपस में रिएक्ट ना कर जाए, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, मेम्ब्रेन ऊपर से होती है, जो कि एक दूसरे ऑर्गेनल से सेपरेट करके रखती है। ठीक है, तो वही कह रहा है अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें एब्सेंट होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। वही अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, क्योंकि ये यूकैरियोट थोड़ा एडवांस होता है, इस केस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वहीं आगे हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या है, तो बैक्टीरिया किसके एग्जांपल होते हैं, प्रोकैरियोटिक के, और यूकैरियोटिक का एग्जांपल क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स और फंगी, ये किसके एग्जांपल होते हैं आपके, यूकैरियोटिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ।
ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके बाद देखो हम डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये आपके प्लांट सेल का डायग्राम है, और ये आपके एनिमल सेल का डायग्राम है। बट उसके पहले हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके बुक में आप देखोगे, एनसीईआरटी बुक में, तो एक टेबल भी होगा कंपैरिजन वाला, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये वाली टेबल होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये भी पढ़ेंगे। तो पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल वॉल की। अब सेल वॉल क्या होता है, मैंने समझाया था कि जो हमारा सेल होता है, ठीक है, सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, और बाहर हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि एनिमल्स में होता है। लेकिन प्लांट्स में एक आउटर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर हम बात करें कि प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल, कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, रिजिड, यानी रिजिड मतलब होता है ठोस, मजबूत। प्लांट सेल के पास क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट वेयर सॉरी एक सेकेंड। तो कह रहा है प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल के पास क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। वेयर एज एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। अब बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही प्लांट में पाया जाता है। तो लिखा हुआ है कि प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। फॉर फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाता है, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है। बट दीज आर एब्सेंट इन एनिमल्स, और हमारे में नहीं होता है क्योंकि हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट हमें प्रेजेंट नहीं होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, इधर देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये हमारा वैक्यूल्स है। तो देखो प्लांट सेल में कितना बड़ा सा क्या है, वैक्यूल्स है, जबकि आप एनिमल में देखोगे तो एकदम छोटा सा साइड में पड़ा हुआ वैक्यूल है। तो वही कह रहा है कि देखो कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट सेल्स टिपिकली हैव वन लार्ज वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल के पास एक बड़ा सा क्या होता है, परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल होता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं मे हैव सेवरल स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स और नॉन एट ऑल, ये एनिमल सेल के पास वही छोटा सा टेम्परेरी सा कहीं साइड में पड़ा हुआ क्या होता है, वैक्यूल होता है। जबकि प्लांट के पास एक बड़ा सा क्या होता है, सेंटर में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अगर हम शेप की बात करें तो कह रहा है कि ड्यू टू द सेल वॉल, की प्लांट्स के पास क्या होते हैं, सेल वॉल होता है। तो प्लांट सेल्स हैव अ फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप, कि प्लांट का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, रेक्टेंगुलर होता है। जब कह रहा है कि एनिमल सेल्स आर यूजुअली इर्रेगुलर और राउंड, कि वही जो एनिमल सेल्स होता है या तो इर्रेगुलर होता है या तो फिर वो राउंड होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की पोजीशन की। तो कह रहा है कि इन प्लांट सेल्स द लार्ज वैक्यूल्स ऑफन पुश द न्यूक्लियस टू द साइड्स, क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस को धक्का मार के कहाँ कर देता है, साइड में। अब देखो इधर पे कि इतना बड़ा सा क्या प्रेजेंट है, इतना बड़ा सा वैक्यूल्स बीच में प्रेजेंट है, इसलिए उसने न्यूक्लियस यहाँ कर दिया है, साइड में कर दिया है। लेकिन देखो एनिमल सेल्स में बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यूक्लियस पोजीशन, क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है सेंटर में, तो जो कि क्या करता है, पुश कर देता है न्यूक्लियस को। और इन एनिमल सेल्स द न्यूक्लियस इज यूजुअली लोकेटेड एट द सेंटर, की एनिमल सेल्स में वो सेंटर में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। ये आपके बैक्टीरिया का डायग्राम है, मतलब बैक्टीरिया की सेल है। ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके एग्जाम में बनाने को भी आ सकता है और ये आपके एग्जाम में लेबलिंग करने को भी आ सकता है कि डायग्राम बना बनाया रहेगा,
आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, ऊपर ऊपर से लेबल करना रहेगा। ठीक है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट देखो, ये आपका डीएनए, न्यूक्लियोइड, ये आपका राइबोसोम्स, ये आपका जो है पूरा लिक्विड सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म, ये आपका बैक्टीरियल फ्लैगेलम है, यहाँ पे आपका सेल वॉल है जो कि बाहरी प्रेजेंट होता है, ये आपका अंदर वाला जो ये है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तो बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर कुछ है नहीं। ये आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल देखो ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है, थोड़ा साइड में सरक गया है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा सा है। ठीक है, उसके बाद आपका गोल्गी अपरेटस है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनवलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपका सेल वॉल है जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है जबकि एनिमल्स में मौजूद नहीं होता है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट में होता है, ये भी एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है जो कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो सब में प्रेजेंट होता है। ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम SER बोलते हैं। ये सब आप टेंशन मत लो, ये हम आगे फुल में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका लाइजोसोम है, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछता है। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RER बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल में काफी कुछ है पढ़ने के लिए। एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, यानी कि SER यहाँ भी मौजूद है और SER यहाँ भी मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रियन है, वैक्यूल है, वैक्यूल इसमें भी है और वैक्यूल इसमें भी। अंतर क्या है, इसमें सेंट्रली लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, इसमें साइड में धक्का दे दिए छोटा सा प्रेजेंट है। गोल्गी अपरेटस यहाँ प्रेजेंट है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम्स यहाँ भी प्रेजेंट था और आपका लाइसोसोम्स यहाँ भी प्रेजेंट था। बात करते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, ये सब चीजें हैं। ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, इसको कैसे बनाते हैं, इनके सारे नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो आपके एग्जाम में बनाने को भी आ सकता है तो बना लेना, और अगर लेबलिंग को आएगा तो भी आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन डिफरेंट। ये आपके एनसीईआरटी का टेबल है जिसमें कंपैरिजन करने को बोला है कि आप बैक्टीरिया सेल देखो, आप प्लांट सेल देखो, आप एनिमल सेल देखो, फिर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है इनके बीच में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, कंपैरिजन करेंगे सेल मेम्ब्रेन को लेकर। तो बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो तीनों चीजों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो आउटर लेयरिंग है और ये सभी सेल में क्या होती है, मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो आप मुझे खुद बताओ सेल वॉल किसमें होता है? सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो हाँ बता दो तुम, सेल वॉल सिर्फ किसमें होता है, प्लांट सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में भी है, प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म भी क्या है, तीनों में क्या है, प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में फ्लूइड है जो कि सब में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सेल वॉल होता है सिर्फ बैक्टीरिया में होगा और किस में होगा, आपके प्लांट सेल में होगा, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। फिर बात करते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की, कि अच्छे से न्यूक्लियस किसमें डिफाइन होता है, तो बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अब बात करते हैं प्रीमेटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड। तो ये क्या है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो इनके बाहरी में क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है जो कि एक दूसरे को सेपरेट करके रखते हैं। तो वो किस में मौजूद होता है, बैक्टीरियल सेल में मौजूद नहीं होता है, प्लांट सेल में मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाँ इसका आप काम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बुक में इसको फिल भी कर देना, क्योंकि ये ब्लैंक एरिया है, ये फिल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। यह आपके न्यूक्लियस का डायग्राम है।
फिर देखो लिखा हुआ है द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स एक्टिंग एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है यूकैरियोटिक सेल्स में, रेगुलेटिंग ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स डीएनए, इसके पास डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम में और न्यूक्लियोलस में। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज एसेंशियल फॉर हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के लिए और हेरिडिटी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। ये आपका जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ये आपका क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, जो कि हमने पढ़ा था अभी कि मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, और ये है SCR। तो दो टाइप का होता है। अब हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, टाइनी स्ट्रक्चर्स फाउंड आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, या तो अपने साइटोप्लाज्म में फ्रीली इधर उधर मूव कर रहा होता है, या तो फिर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो फिर कहीं ना कहीं वो ER से कनेक्टेड होता है, अटैच होता है। फिर बात करते हैं इसके फंक्शंस की, काम क्या करता है राइबोसोम। तो कह रहा है कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। दे बिल्ड प्रोटीन यूजिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए। ये डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेते हुए ये प्रोटीन को बिल्ड करने का, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि प्रोटीन बनाते हैं। प्रेजेंट इन बोथ, ये दोनों प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं, मैंने बताया था कि रफ ER और SCR, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि खुरदुरा होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, फैट्स को हम लिपिड्स कहते हैं, एंड सम हार्मोन्स। कह रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या करता है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन को बनाने का काम करता है, प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है, और फैट्स और कुछ हार्मोन्स को भी सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डिफरेंस में कि जो रफ ER था और जो RER था, जो रफ ER था और जो स्मूथ ER था, इसका जो फंक्शन है वो क्या है और इसका अपीयरेंस यानी कि दिखता कैसे है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रफ ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखो लिखा हुआ है कि रफ हैज अ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। उसका जो सरफेस होता है उसी पे क्या होते हैं, रफ राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रफ होता है, नहीं खुरदरा होता है। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस। प्रोटीन को बनाता है और कुछ सिक्रीशंस करता है। ठीक है, एग्जांपल्स इन ग्लैंड सेल्स लाइक पैनक्रियाटिक सेल्स। और वही अगर हम बात करें स्मूथ ER की, तो लिखा हुआ है स्मूथ, नो राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसके ऊपर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ होता है, ये रफ नहीं होता है। और इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स। ये फैट्स को बनाता है, फैट्स को स्टोर करता है, और हार्मोन्स को बनाता है और स्टोर करता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं गोल्गी apparatus, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भी तो लिखा हुआ है गोल्गी apparatus का। द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, ये पैकेजिंग है और एक तरह शिपिंग सेंटर। आप इसको ऐसा पोस्ट ऑफिस भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि मेड ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक चिपटे, फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है, चपटा, और सैक मतलब क्या होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर। कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, चिपटा चिपटा सा फ्लैट, और एक दूसरे के ऊपर ऐसी क्या बनी होती है, एक लेयर सी ऐसे बनी होती है। फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले किसने देखा था, तो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1898 बाय इटालियन साइंटिस्ट। की पहली बार 1898 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने देखा था, जिनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी, इन अ नर्व सेल्स ऑफ अ बैरन आउल। उल्लू की नर्व सेल में सबसे पहले इसको देखा था। कह रहा है फिर फंक्शनली लिंक टू द ER एंड सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि पहले ये किससे लिंक होता है, ER से और सेल मेम्ब्रेन से। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे
सो गाइज हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन, ठीक है, गोल्गी apparatus का। कह रहा है कि थिंक ऑफ इट एज द पोस्ट ऑफिस, किसको आप समझो कि ये एक पोस्ट ऑफिस है। अब इसे पोस्ट ऑफिस क्या करता है, मतलब पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी आती है और वो चिट्ठियों को पहुंचाने का काम करता है। तो वैसे ही कह रहा है कि थिंक ऑफ इट एज द पोस्ट ऑफिस, को आप पोस्ट ऑफिस समझो। कह रहा है कि ऑफ दिस सेल, ये हमारे सेल का पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। इट रिसीव्स, ये रिसीव करता है पैकेजेस, ये पैकेज करता है यानी पैक करता है, एंड शिप्स मटेरियल्स टू द राइट डेस्टिनेशन, ये चीज़ों को रिसीव करता है, पैक करता है और मटेरियल्स उसको उसके मंजिल तक, राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो गोल्गी एपरेटस ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं लाइसोसोम्स। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताती हूँ। जो लाइसोसोम होता है ना, उसको हम सुसाइडियल बैग भी कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है कि बताओ लाइसोसोम्स को सुसाइडियल बैग क्यों कहा जाता है, तो आप बोलोगे इसलिए कहा जाता है कि जो लाइसोसोम्स होता है वो अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है, और जो कि कभी कभी लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही सेल को खुद खा जाता है। तो क्योंकि वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, अपने ही सेल को खा जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुसाइडियल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है। क्योंकि लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडियल बैग, कि लाइसोसोम्स हम क्या कहते हैं, सुसाइडियल बैग कहते हैं, एज दिस सेल बिकॉज दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, दैट कैन डाइजेस्ट द सेल ओन्स कंपोनेंट, जो कि सेल के अपने ही कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटायर सेल व्हेन डैमेज, और सेल आपका कंप्लीटली डैमेज आता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइडियल बैग के नाम से जानते हैं। ये खुद ही अपना आत्महत्या कर लेता है, खुद ही अपना क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अब आगे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स है, मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये चैप्टर इतना बड़ा भी तो है। सोचो कल भी पढ़ाया था एक पार्ट, आज भी पढ़ा रही हूँ एक पार्ट, और इसके बाद तो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। तो सोचो ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, और बहुत संयम से, बहुत ध्यान से, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी, थोड़ा ध्यान आराम से पढ़ोगे। एकाएक इतना सर पे बर्डन ले लोगे ना तो बहुत मुश्किल होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये जो ऊपर ये नाम लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, या फिर द पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। तो पता होना चाहिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होते हैं। अब कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज, कि जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है उनको परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो देखो लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और अदर मॉलिक्यूल्स का फिर उसके बाद से मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपके एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, और इसको हम द एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल भी कहते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो। तो मैं एग्जाम में इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये बात, और एटीपी जो होती है वो हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है। टोटल 4 क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक सवाल और, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो ये पूछा जाए कि आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इतने सारे छोटे छोटे प्रेजेंट होने के बजाय आपके शरीर में एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो जाता, तो अब बोलोगे एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होने से 1000 छोटे छोटे बेहतर है, क्योंकि उनमें सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। आपके बुक पे ये डायग्राम है, क्या है कि प्लास्टिड्स को हम क्या कहते हैं,
है सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स, जिससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स। वही बात है कि सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में, एंड सम एल्गी में, और कुछ एल्गी प्रेजेंट होता है। दे आर यूज्ड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ये खाना बनाने और उसको स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब प्लास्टिड्स के टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका फंक्शन और इसका पिगमेंट यानी काम क्या करता है और किस कलर का होता है हम वो पढ़ेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, कहता है कि फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है, और पिगमेंट इसका यानी कि ये हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का पाया जाता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, कह रहा है कि गिव्स कलर टू द फ्रूट्स, जो हमारे पौधों में, जो हमारे पेड़ में फूल होते हैं रंग बिरंगे, फल होते हैं रंग बिरंगे, सारे जो होते हैं ना, इनका जिम्मेदार कौन होता है, इनका जिम्मेदार होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि इसका जो पिगमेंट होता है वो रेड, ऑरेंज, येलो किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो कह रहा है कि स्टोरेज ऑफ फूड, ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, और इसका कोई पिगमेंट यानी कि कोई भी कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। ये तीन चीजें बेहद जरूरी है, इसका भी क्या ले लो स्क्रीनशॉट, मतलब पूरे नोट से क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं काम करूंगी ना वन शॉट में ही, जो पूरा नोट्स है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसकी एक स्लाइड बनाकर ना अपलोड कर दूंगी, जहां से अभी क्या हो रहा है ना, जिसे मैं बीच बीच में मार्क कर दे रही हूँ या फिर मुझे हटना पड़ रहा है, तब तुम क्या ले रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो वहां पे मैं जब करूंगी तो पूरा एक स्लाइड ही होगा, उसमें मैं बीच में कहीं नहीं आऊंगी और ना ही कहीं मार्कर चलाऊंगी, तो पूरा वो क्लीन साफ सुथरा नोट्स होगा जो कि तुम ले सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन इसमें लिखी हुई है। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो हमको पता है कि वैक्यूल्स प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में भी, इसलिए एक बार हमको प्लांट का पढ़ना पड़ेगा, फिर एक बार हमको पढ़ना पड़ेगा एनिमल्स का। जब डायग्राम समझाया था तो दिखाया था ना कि प्लांट्स में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है और जो एनिमल्स है छोटा सा है, लेकिन है दोनों में। तो प्लांट में क्योंकि बड़ा सा है इसलिए प्लांट के बारे में थोड़ा बड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमल्स में छोटा होता है तो एनिमल्स के बारे में हम छोटा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, कि जो प्लांट्स होता है उसमें नॉर्मली क्या होता है, बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल्स होता है, सराउंडेड बाय अ सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसके अराउंड में होता है। फिल्ड विथ अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक वाटरी फ्लूइड से फिल होता है जिसको क्या कहते हैं हम, सेल सैप कहते हैं। स्टोर्स वाटर, वाटर को स्टोर करता है, ठीक है, मिनरल्स को स्टोर करता है, शुगर को स्टोर करता है, एंड वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोर करने का काम करता है। और अब इसमें दो चीज देखो, सबसे पहले जो आपके प्लांट्स होते हैं अपवर्ड होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, और दूसरा कंडीशन की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ सी जाती हैं ना, गिर जाती हैं। तो ये दोनों चीजें होती कैसे हैं, तो कह रहा है कि बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वैक्यूल लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करके रखता है। द वैक्यूल्स मेंटेन्स प्रेशर, ये जो वैक्यूल्स होता है वो प्रेशर मेंटेन करता है इन साइड में, जिसकी वजह से जो सेल होते हैं कीप द प्लांट फर्म एंड अपराइट, और ये जो प्लांट होता है उसको फर्म और टाइटली और अपवर्ड की तरफ खड़ा करके रखता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर है। लेकिन जब प्लांट को एनफ यानी कि पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, वैक्यूल्स लूज वाटर, की जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें से पानी लूज हो जाता है, जिसके चलते सेल्स बिकम लेस फर्म, और सेल लेस फर्म हो जाते हैं, और प्लांट विल्स, जो पत्तियां होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहा था ना मैंने कि एनिमल्स में छोटे मोटे प्रेजेंट होते हैं, तो एनिमल्स के बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बट मच स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, और क्या काम करते हैं, हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। अब आता है नेक्स्ट हेडलाइन, जो आपकी एनसीईआरटी की हेडलाइन है, कि हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, कि जो नॉर्मली हमारे सेल्स होते हैं वो किस हिसाब से ग्रो करते हैं और कैसे वो डिवाइड करते हैं। क्योंकि सेल ग्रो करते हैं ना, जैसे मान लो कि मुझे चोट लग गई या फिर
हमारा हेयर फॉल हो गया तो वापस वहाँ से हेयर आते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं जल गई थी, ठीक है, तो वापस अब यहाँ पे क्या आ रही है, स्किन आ रही है, मतलब मेरा सेल यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अभी कह रहा है कि हाउ डू सेल्स ग्रो, मतलब नॉर्मली सेल्स ग्रो कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर स्किन, जब तुमको तुम्हारे हाथ में कट लग जाता है, इट हील्स इन अ फ्यू डेज, जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। व्हेन हेयर फॉल्स, जब बाल झड़ते हैं तो नए हेयर की ग्रोथ भी हो जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज सेल इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस डेड और डैमेज सेल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जो डेड सेल्स है, जो डैमेज, उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमारी बॉडी में होती हैं। सेल्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन साइज, कि जो हमारा सेल होता है वो एक हद तक ही बड़ा होता है, ऐसा नहीं बड़ा होते जाएगा इतना बड़ा सेल हो जाएगा। सेल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो डिवाइड होता है, रहता है, ग्रो करता रहता है। तो कह रहा है कि एक हद तक ही ग्रो करता है, उसके बाद जो सेल होते हैं वो नए सेल्स बनाते हैं। दिस इज हाउ आवर बॉडी ग्रो, ऐसे हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है। अब सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कि सेल डिवीजन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की जो पहले से ही सेल होते हैं ना, जिस मान लो ये मेरा सेल है और ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो इसी सेल से क्या बनेगा, एक नया सेल क्या होगा, बनेगा, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है, जो कि ग्रो करने में, रिपेयर करने में, डैमेज को और टिश्यू को और रिप्रोडक्शन में क्या करता है, फायदा करता है। मतलब इसी वजह से हो पाता है सेल, क्योंकि डिवाइड करते हैं। फिर कह रहा है कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ये भी दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो, VI लिख लो, VI का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि वन पेरेंट सेल्स जब दो में डिवाइड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और मियोसिस क्या कहते हैं कि जब वन पेरेंट सेल्स इवेंचुअली 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मियोसिस। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे जो लिखा हुआ है पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको नोट करनी चाहिए। कह रहे हैं इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में और इन प्लांट्स हम दोनों पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जब माइटोसिस मियोसिस होता है और ह्यूमंस में जब मियोसिस होता है, ठीक है। इवेंचुअली हम मियोसिस पढ़ेंगे। कह रहा है कि इन ह्यूमंस मियोसिस इन टेस्टिस, मियोसिस कहाँ होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस क्या होता है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो मेल्स के पास 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। तो कह रहा है कि मियोसिस होता है टेस्टिस में। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म, कह रहा है कि मेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस इन ओवरीज, ओवरीज किसके पास होती है, फीमेल्स के पास होती है, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है। तो मियोसिस के जरिए ही जो मेल है वो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल है वो ओवरीज में एग प्रोड्यूस कर पाती है। फिर कह रहा है कि इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में क्या होता है, कह रहा है कि मियोसिस इन एंथर्स। एंथर्स क्या होता है, ये आपका जो फ्लावर है ना, फ्लावर के मेल पार्ट को हम एंथर कहते हैं। कह रहा है कि मियोसिस की वजह से ही, मियोसिस जो सेल डिवीजन का एक टाइप है, तो मियोसिस की वजह से ही जो एंथर है, जो फ्लावर का आपका मेल पार्ट है, फॉर्म पोलन, ये क्या बनाता है, पोलन बनाता है, इसी वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो जैसे कि मेल्स में जो ह्यूमंस के जो आदमी होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म, जिसकी वजह से आगे जाके प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाती है, रिप्रोडक्शन हो पाता है। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो मेल होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या फॉर्म करता है, पोलन करता है इन ओवरीज, जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट है, वो क्या करती है, फॉर्म एग सेल्स, वो क्या बनाती है, एग सेल्स को बनाती है। ये आपका स्पर्म है, ये एग में क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, और ये फीमेल की क्या है, ओवरी है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस इफ सेल डिवीजन गोज रॉन्ग, ये सेल क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, बट क्या हो जाए अगर सेल डिवाइड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गलत तरीके से सेल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो कह रहा है कि एरर इन माइटोसिस, अगर माइटोसिस में सेल डिवीजन गड़बड़ी होगी तब कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिसके चलते ट्यूमर हो जाएगा। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर जो तुमने सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये ट्यूमर हो गया। ट्यूमर में क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं, बट अनकंट्रोल्ड वे में जब सेल डिवाइड हो गए, जो एक्स्ट्रा सेल है जो डिवाइड होकर बन गए हैं, वही क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। तो कितना खतरनाक, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है,
और किसी के डिवीजन में हल्की सी गड़बड़ी इतना बड़ा हमको प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर माइटोसिस में क्या हो जाए, एरर आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, जिसके चलते ट्यूमर हो जाएगा एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन सकते हैं। और अगर मियोसिस में एरर हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, रिड्यूस फर्टिलिटी, और हमारी फर्टिलिटी जो है वो भी क्या हो सकती है, रिड्यूस यानी कि कम हो सकती है। अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। देखो लिखा हुआ है द सेल थ्योरी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। कह रहा है कि द क्लासिकल सेल थ्योरी, ये क्या है, कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ये सारे जो जीव जंतु हैं वो किससे बने हुए हैं, या तो ये सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इन लिविंग बीइंग्स। ये जो सेल है उसी से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और हमने देखा कि जो हमारे सेल्स हैं वो सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। फिर कह रहा है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं, अगर एक सेल से नया सेल बनना है तो वो पिछले वाले सेल से ही डिवाइड होकर बनता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था माइटोसिस में और मियोसिस में। ये सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल है जो कि इवेंचुअली 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, और मियोसिस में क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होता है, आगे जनरेट होता है। दिस यूनिफाइज ऑल ऑफ बायोलॉजी, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू सेल डिवीजन। कि ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक, और ऐसे ही लाइफ की कंटिन्यूटी सेल डिवीजन के थ्रू चलती रहती है आगे। अब बात कर रहे हैं, ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। कि जो सेल होते हैं वो क्या लगातार ग्रो करते रहते हैं, लगातार ग्रो करते रहेंगे, हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। तो लिखा हुआ है नो, सेल ग्रोज एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड वे। कि जो सेल होते हैं वो ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन ना कंट्रोल्ड वे। दे इवेंचुअली डाई, वो इवेंचुअली मर जाते हैं व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। कि जब हमको उनकी जरूरत नहीं होती है तो वो सेल मर जाते हैं, एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। के जब पुराने हो जाते हैं तो नए से रिप्लेस कर जाते हैं। एवरी सेल हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। ये सभी सेल की एक जिंदगी होती है, वो अपनी उसी हद तक ही क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कैंसर सेल लूज कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग इनकंट्रोलेबली। कह रहा है कि अगर नॉर्मल सेल है तो वो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, बट एक हद तक करेगा, एक टाइम बाद मर जाएगा, और अगर पुराना हो जाएगा तो नए सेल क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। बट अगर खतरनाक तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ एरर हो गया है, तो वही सेल कैंसर सेल बन जाते हैं, जो कि ग्रो कर करके क्या बना देते हैं, हमारे शरीर में कैंसर को पैदा कर देते हैं। तो ये आपको पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। मैं उम्मीद करती हूँ, मतलब ये तो पार्ट 2 था, पार्ट 1 अगर कंपेयर करें तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर कर दिया है। इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है, कोई सवाल है, कुछ भी चीज XYZ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको उसका एक नोट्स का एक स्लाइड दे दूंगी, एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें पूरे क्या होंगे, नोट्स होंगे। आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट डाउन कर सकते हो। बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। तो वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगी टॉपिक समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर है वो अपने क्लास में शेयर कर देना, ताकि सबको पढ़ने में हेल्प मिल सके, क्योंकि ऑब्वियसली ये चैप्टर नया आया है। ये मतलब चैप्टर तो है पुराना है, बट कई चीजें इसके अंदर क्या है, नहीं है। और ये अभी जो बुक है वो बहुत से बच्चों के पास बुक भी नहीं है, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप इसको शेयर कर दोगे तो वो आसानी से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।